सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जहां तक कि आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सवाल है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। हम आज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की स्ट्रेटेजीज देख रहे हैं। सबसे पहली बात कि टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइजिंग द प्रोग्राम विद द स्पेसिफिक इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एरर्स प्रायर टू डिलीवरी टू द एंड यूजर। टेस्टिंग वो प्रोसेस है जो हम प्रोग्राम पे लगाते हैं ताकि जो हमारा इंटेंशन इसको लगाने का वो है कि हम एरर निकाल सकें, जो एरर निकाल सकते हैं इससे पहले कि डिलीवरी हो यूजर को। तो डिलीवरी के पहले एरर निकालने के लिए हम जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहते हैं। एक लाइन में इसकी डेफिनेशन है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज डन विद एन इंटेंट टू फाइंड एन एरर। और टेस्टिंग से हमें क्या प्राप्त होता है? जैसे मैंने बताया कि एरर्स तो मिलेंगे। रिक्वायरमेंट जो हमने एसआरएस बनाई थी या रिक्वायरमेंट मॉडलिंग एनालिसिस की थी, तो रिक्वायरमेंट से कन्फॉर्मेंस है कि नहीं। कन्फॉर्मेंस का मतलब यह है कि उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, परफॉर्मेंस कैसी है। और टेस्टिंग हमें एक क्वालिटी का इंडिकेशन भी देती है। मान लीजिए आपके एरर के बाद 100 आपके टेस्टिंग के बाद 100 एरर निकल के आएगी और आपके टेस्टिंग के बाद केवल 10 एरर निकल के आएगी, तो ये ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाला प्रोग्राम बताया जाएगा बनिस्बत के इसके। सॉफ्टवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए स्ट्रेटेजिक अप्रोच ये क्या होती है? अगर आपको अच्छी टेस्टिंग करनी है तो उससे पहले कोशिश क्या करिए, ये जरूरी हो जाता है बड़े सॉफ्टवेयर के लिए कि टेक्निकल रिव्यूज हो। तो कई एरर टेस्टिंग के पहले ही हम पकड़ सकते हैं, जान सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं इससे पहले कि एक्चुअल टेस्टिंग शुरू हो। इसके अलावा जो टेस्टिंग है वो कंपोनेंट लेवल से हम शुरू करते हैं, यानी कि एक बेसिक कंपोनेंट, उसके बाद हम इंटीग्रेशन पे जाते हैं। जब कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम का पूरा इंटीग्रेशन होगा, अलग अलग जो टेस्टिंग टेक्निक है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच में लगाई जाती है, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो कोई ऐसा नहीं है, देखिए बहुत हद तक तो यही है कि जो टेस्टिंग की टेक्निक से सेम रहती है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर है उस हिसाब से आपकी टेस्टिंग टेक्निक को वेरिएट किया जा सकता है। टेस्टिंग या तो डेवलपर खुद कर सकता है, लेकिन बड़े बजट के लिए इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप भी इसके लिए एम्प्लॉय किया जा सकता है। टेस्टिंग और डिबगिंग ये दोनों अलग एक्टिविटीज हैं। टेस्टिंग आप करते हैं तो बग्स निकल के आते हैं, एरर्स निकल के आते हैं, तो उनको हटाना डिबगिंग होता है। तो डिबगिंग हमेशा टेस्टिंग के साथ की जाती है, टेस्टिंग के बाद की जाती है। वेरिफिकेशन वैलिडेशन समझिएगा टेस्टिंग में। पहले मैं एक लाइन की डेफिनेशन बताऊं। वेरिफिकेशन का मतलब है कि आर वी बिल्डिंग दी प्रोडक्ट राइट, यानी कि आपका एक ये फेज है, ये दूसरा फेज है। रिक्वायरमेंट में कुछ बात कही आपने, डिजाइन में वो चीज बनाई जो रिक्वायरमेंट में आपने दर्ज की, डिजाइन उसी का किया जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट मॉडल का डिजाइन मॉडल बनाया। तो क्या आपने उसी रिक्वायरमेंट मॉडल का डिजाइन मॉडल बनाया है? इसे हम कहते हैं कि आप प्रोडक्ट सही तरीके से बना रहे हैं। यानी आपको 2+3 कहा गया, आपने 2+3 सही से इम्प्लीमेंट किया, 5 आ रहा है आपका आंसर, तो यू आर बिल्डिंग दी प्रोडक्ट राइट। वैलिडेशन का मतलब है आर वी बिल्डिंग दी राइट प्रोडक्ट, यानी कि क्या हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं। हो सकता है कि आपको 2x3 कहा गया, रिक्वायरमेंट में 2x3 कहा गया और ये आपका 6 आ रहा है। 2x3 कहा गया हो, ये 6 आ रहा है। यानी का मतलब ये है कि सही तो आप जो फंक्शन है वो सही बना रहे हैं, तो लेकिन क्या ये वही फंक्शन थे जो चाहिए थे? इसका टेस्टिंग होती है वैलिडेशन। तो वेरिफिकेशन वो सेट ऑफ टास्क है, वेरिफिकेशन रिफर्स टू दी सेट ऑफ टास्क जो इंश्योर करते हैं कि सॉफ्टवेयर करेक्टली सही तरीके से किसी स्पेसिफिक फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा है। कोई फंक्शन है उसको अच्छी तरीके से सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने का नाम है वेरिफिकेशन। वैलिडेशन का मतलब ये है कि जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जो वैलिडेशन वो सारे टास्क हैं जो किए जाते हैं ये जानने के लिए कि जो चीज बनाई जा रही है क्या वो वाकई में रिक्वायरमेंट से ट्रेसेबल है, यानी रिक्वायरमेंट में थी, तो इसे वेरिफिकेशन और वैलिडेशन कहते हैं। तो कौन करता है सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग, कौन टेस्ट करता है सॉफ्टवेयर को? डेवलपर भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट टेस्टर भी हो सकते हैं। डेवलपर का मतलब ये है कि वो सिस्टम को अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन इंडिपेंडेंट टेस्टर को समझना पड़ता है सिस्टम को। सबसे पहले डेवलपर बड़ा जेंटली इसको टेस्ट करता है और वो डिलीवरी के हिसाब से
ध्यान देता है, मतलब उसको डिलीवरी जानता है कि उसको डिलीवरी करनी है, उस हिसाब से टेस्टिंग करता है। जबकि जो इंडिपेंडेंट टेस्टर है उसका मेन ये होता है कि भाई मुझे सॉफ्टवेयर को ब्रेक करना है, किसी तरीके से इसमें से एरर निकालने हैं और मैं चाहता हूं कि क्वालिटी इंप्रूव हो, क्योंकि जितने कम एरर होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी हो। तो इस तरीके से आउटपुट जाता है। आपका टेस्टिंग स्ट्रेटेजी देखिए किस तरह आउटपुट जाता है। सबसे पहला ये है कि आप यूनिट टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, फिर वैलिडेशन टेस्टिंग होती है और फिर सिस्टम टेस्टिंग होती है। जैसे कंपोनेंट लेवल से आप हायर ऑर्डर पे जाते हैं तो किस तरीके से होता है, इसका अलग अलग लेवल है, कहां से कहां बढ़ते हैं आप। सबसे पहले टेस्ट जो है वो जो यूनिट है, मतलब जो छोटे फंक्शन है या फंक्शन के कॉम्बिनेशन है, मॉड्यूल्स हैं, उनको टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद यूनिट टेस्टिंग जब हो जाती है, उन छोटे छोटे मॉड्यूल्स की टेस्टिंग हो जाती है या फंक्शन की टेस्टिंग हो जाती है। उस जगह पे यूनिट टेस्टिंग का मतलब होता है कि अंदर के जितने भी जो फंक्शन है या जो मॉड्यूल है उसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसको प्रॉपर तरीके से, जो उसके हर एक पाथ है वो ठीक से पूरी तरीके से कवर किया गया है कि नहीं किया गया, हर एक पाथ को हम कवर करते हैं। और उस हर एक पाथ में जैसे इफ है तो इफ के साथ एल्स भी होता है, तो इफ को भी चेक करेंगे, एल्स को भी चेक करेंगे। ऐसे नहीं कि इफ को ही चेक कर लेंगे, एल्स को भी चेक करना पड़ेगा। फिर जब कंपोनेंट चेक हो जाते हैं उसके बाद हम उसको असेंबल करते हैं और फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद हम हाई ऑर्डर टेस्ट पे जाते हैं, जिसे हम वैलिडेशन क्राइटेरिया बिठाते हैं कि हम जरूर वैलिडेशन करेंगे जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है या रिक्वायरमेंट जो स्पेसिफिकेशन है उसके बिहाफ पे। वैलिडेशन टेस्टिंग पूरी तरीके से ये कोशिश करती है जानने की कि सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन, फंक्शनल बिहेवियर और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रहा है। ये अलग अलग देखिए स्टेज है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर एक बार जब वो सॉफ्टवेयर वैलिडेट हो जाता है, फिर उसके बाद देखा जाता है कि सॉफ्टवेयर लोगों के साथ, डेटाबेस के साथ, हार्डवेयर के साथ किस तरीके से इंटीग्रेट हो रहा है। ये फाइनल इसे हम सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं, जहाँ सिस्टम टेस्टिंग में पूरी तरीके से ये सबको कंबाइन करके हम देखते हैं कि जो पूरा सिस्टम का ओवरऑल फंक्शन है, परफॉर्मेंस है, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हो सकता है यूनिट लेवल पे मिल जाए, इंटीग्रेशन लेवल पे मिल जाए, सिस्टम लेवल पे चीजें ना मिले, तो हर एक लेवल पे हमको चेक करना पड़ता है, इसको वैलिडेट करना पड़ता है। जो टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है उसमें हम जैसे हमने बताया कि यूनिट से शुरू करते हैं और फिर हम जाते हैं इसके सिस्टम लेवल तक। तो यूनिट से सिस्टम लेवल तक हम जाते हैं, यानी कि हम वी स्टार्ट विद टेस्टिंग इन स्मॉल और उसके बाद टेस्टिंग इन लार्ज पे जाते हैं। कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर दोनों के लिए अलग अलग थोड़ा सा रहता है। देखिए मेन चीज तो कॉमन है कि टेस्टिंग होनी है, एरर निकालनी है। अब क्योंकि इनका फॉर्मेशन ही अलग होता है, कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर जो मॉड्यूल वाइज बनाए जाते हैं वो बेसिकली फंक्शनल प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाए जाते हैं। ऐसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम यूज करते हैं। तो कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर के लिए हमारा जो कंपोनेंट है वो मेन मॉड्यूल कंपोनेंट होता है, इनिशियल फोकस, और जो इंटीग्रेशन है उनका कॉम्बिनेशन है मॉड्यूल का, फिर उसके बाद आगे चीज बढ़ती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर में हमारा जो फोकस होता है वो हम इंडिविजुअल मॉड्यूल से उठ के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास पे चले जाते हैं। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास, जो भी क्लास बनी है उसमें क्या एट्रीब्यूट है, क्या ऑपरेशन है, ये हम देखते हैं। और फिर देखते हैं इन क्लासेस के बीच में किस तरीके से कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन हो रहा है। ये इन लेवल पे टेस्टिंग होती है। कुछ स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, तो टॉम गिब्स साहब ने कहा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटेजी तब इसकी सक्सेस होगी, तब ये सफलता प्राप्त करेगी जब सॉफ्टवेयर टेस्टर कुछ करें, क्या करें, उनको ये सब करना चाहिए। उसमें पहली चीज है कि इससे पहले कि हम टेस्टिंग शुरू करें, हमें जो प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको क्वांटिफाइबल मैनर में दर्ज करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। फिर जो टेस्टिंग के हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरी तरीके से एक्सप्लिसिटली हमारे पास हों, उसको हमने एक्सप्लिसिटली स्टेट किया हो। और इसी तरीके से जो यूजर हैं सॉफ्टवेयर के, और इन यूजर को जानना बहुत जरूरी है, और हर एक कैटेगरी के यूजर का प्रोफाइल क्या क्या है ये भी हमको जानना जरूरी है। टेस्टिंग प्लान इस तरीके से बनाएं कि रैपिड साइकिल टेस्टिंग हो, यानी कि टेस्टिंग में ही समय ना चला जाए, और हम एक रोबस्ट सॉफ्टवेयर बनाते हैं इस तरीके का कि जो अपने आप को टेस्ट कराने के लिए सक्षम हो, यानी टेस्टेबिलिटी सॉफ्टवेयर की होनी चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि टेस्टिंग के पहले आपके टेक्निकल रिव्यूज होने चाहिए। तो टेक्निकल रिव्यूज जो होते हैं ये आपकी टेस्ट स्ट्रेटेजी को भी रिव्यू कर सकते हैं, टेस्ट केसेस को भी रिव्यू कर सकते हैं। फिर हमको टेस्टिंग प्रोसेस ऐसे रखना है ताकि हम जो इम्प्रूवमेंट है उसको कंटिन्यूस रखें, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट अप्रोच रखें। तो यूनिट टेस्टिंग में सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक मॉड्यूल को टेस्ट करता है, और जो मॉड्यूल को टेस्ट करता है जो भी टेस्ट केस बनाए हैं उस बिहाफ पे, एक टेस्ट केस, दूसरा टेस्ट केस, और फिर देखते हैं रिजल्ट क्या है। ये यूनिट टेस्टिंग है। इसमें यूनिट टेस्टिंग में हम इंटरफेस, जो अंदर के डेटा स्ट्रक्चर है, जो बाउंड्री कंडीशन है, अलग अलग जो इंडिपेंडेंट बात है,
और जो एरर हैंडलिंग वाले पाथ हैं उन सबको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जब यूनिट लेवल पे टेस्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम यूनिट लेवल पे टेस्ट करेंगे तो मान लीजिए हम इस मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस मॉड्यूल को जो कॉल करता है वो ना बनाओ, या ये भी हो सकता है कि ये मॉड्यूल जिसको कॉल करता है, जिन फंक्शंस को कॉल करता है, जिन मॉड्यूल्स को कॉल करता है, वो ना बने। तो ये जो मॉड्यूल है जो इसको कॉल करेगा, हमें इसे टेस्ट करना है। ये मॉड्यूल जिसको कॉल करेगा उसके लिए हमें ड्राइवर बनाना पड़ेगा, और ये मॉड्यूल जिसको कॉल करेगा, मतलब जहां वैल्यू देके जो आउटपुट आने वाला है वो नहीं बने हैं, उन्हें हम स्टब कहते हैं। तो ड्राइवर और स्टब बनाने पड़ेंगे आपको। तो क्योंकि कंपोनेंट अपने आप में कोई स्टैंडर्ड तो होता नहीं, कहीं ना कहीं से वो उसको इनपुट मिल रहे होंगे या वो आउटपुट दे रहा होगा, उसे ही हम ड्राइवर और स्टब कहते हैं, उसे हमें बनाना पड़ेगा। तो ड्राइवर एक मेन प्रोग्राम है जो टेस्ट केस डेटा लेगा और वो डेटा जो है वो प्रिंट करेगा, रेलेवेंट डेटा। स्टब वो होते हैं जो एक सबऑर्डिनेट की तरह काम करते हैं कंपोनेंट के, यानी वो उसके इनपुट लेके उसे भी वो इन्वोक होंगे उस मॉड्यूल से जिसकी टेस्टिंग हो रही है। तो जो स्टब है और ये ड्राइवर है, ये एक तरीके से डमी प्रोग्राम्स होते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, केवल हो सकता है हार्ड कोड कर दें कि इनपुट ये आ रहा है तो आउटपुट ये जाए, हार्ड कोड कर दें, यानी कि प्रॉपर फंक्शनिंग अभी नहीं बनाई है हमने, इसको प्रॉपर्ली बनाया नहीं है। तो ड्राइवर और स्टब बनाना एक ओवरहेड है, क्योंकि ये एक्चुअल प्रोग्राम के कोड के साथ तो जाता नहीं है, तो ये भी ओवरहेड है इसमें यूनिट टेस्टिंग में, लेकिन इट वर्थ। इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्ट्रेटेजी का दो तरीके हैं। ये अलग अलग आपको दिख रहे हैं मॉड्यूल, ये अलग अलग मॉड्यूल है या कंपोनेंट्स हैं। एक तरीका होता है कि सबको देखिए, सबको कंबाइन करके फिर टेस्टिंग की जाए, इसे हम बिग बैंग अप्रोच कहते हैं। बिग बैंग अप्रोच यह होता है कि हम पहले इस मॉड्यूल को लें, इस मॉड्यूल को लें, दोनों को इंटीग्रेट करें और फिर दोनों की टेस्टिंग करें। फिर जब दोनों की हो जाए फिर ये M3 को लें, फिर इन तीनों की करें, और एक करके इंक्रीमेंट बढ़ाते रहें। मान लीजिए ये दोनों एक जैसे हैं, तो जब हम ये सब कर लेंगे तो इन दोनों को एक साथ भी जोड़ सकते हैं इसके साथ। ये एक इंक्रीमेंटल कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी है। तो टॉप डाउन इंटीग्रेशन हो सकता है और जिसे हम कहते हैं बॉटम अप इंटीग्रेशन हो सकता है। तो टॉप डाउन में क्या होता है कि हम पहले ये मॉड्यूल बनाते हैं मेन, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके 3 अलग अलग मॉड्यूल बनाते हैं। तब तक हम इसके लिए स्टब, क्योंकि ये ऑलरेडी ड्राइवर है तो हम स्टब्स का यूज करते हैं। फिर एक एक करके हम इसको जोड़ने लगते हैं। ये इसके लिए जैसे कि ये नहीं है तो इसके लिए स्टब बना देंगे, फिर M1 बनेगा, फिर M5 M2 M3 M4। तो इस तरीके से हम या तो डेप्थ पे जा सकते हैं या ब्रेथ पे जा सकते हैं। तो अगर मैं ब्रेथ फॉलो करता हूँ तो सबसे पहले मैं M1 के बाद M5 बनाऊंगा, फिर M2, फिर M3, होता इस तरीके से चलूंगा। लेकिन अगर मैं टॉप डाउन बना रहा हूँ तो सबसे पहले मैं M1 बनाऊंगा, फिर M3 बनाऊंगा, फिर M7 बनाऊंगा। तो ये इस तरीके से चलूंगा। ये टॉप डाउन इंटीग्रेशन है। बॉटम अप इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है सबसे पहले मैं क्लस्टर्स बनाऊंगा, यानी कि मान लीजिए ये तीनों चीजें एक जैसे काम करती है तो एक क्लस्टर बनेगा, फिर ये क्लस्टर के ऊपर की चीज बनेगी। ये सब हमें यूज करना पड़ेगा, उस समय ड्राइवर बनाना पड़ेगा अलग से। फिर धीरे धीरे जब ये क्लस्टर बन जाएंगे, क्लस्टर ये बन जाएगा, फिर ये जो भी इसको कॉल कर रहे हैं फिर वो बनाए जाएंगे, यानी हम इस तरीके से चलेंगे। इसे हम बॉटम अप इंटीग्रेशन कहते हैं। ये सारे के सारे मॉड्यूल्स हैं, ये भी सारे के सारे मॉड्यूल्स हैं। कुछ हायर लेवल मॉड्यूल है जो मैनेजरियल लेवल का काम करते हैं, कुछ लोअर लेवल है जो एक्चुअल काम करते हैं। दूसरा एक अप्रोच है सैंडविच टेस्टिंग। ये टॉप डाउन प्लस बॉटम अप कह सकते हैं इसको, यानी दोनों तकनीकें इसमें इस्तेमाल हो रही है। यानी कि पहले नीचे का बना लें, जो क्लस्टर बना लें, ऊपर का बना लें, और फिर दोनों कंबाइन करने लगे। यानी कि जहां जरूरत है, हो सकता है आपकी ये प्रायोरिटी इसकी हो और इसकी हो, तो इनको पहले बना लें, फिर हम कंबाइन करने लगे, फिर बीच के बाद में बनाएं। इसे हम सैंडविच टेस्टिंग कहते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब यह है कि अगर आपने टेस्टिंग की, उसके बाद कोई एरर आ गया, उसको ठीक किया, लेकिन ठीक करने के बाद ऐसा ना हो कि जो ठीक किया उसके कारण कुछ एरर्स आपके और आ गए, तो इसको टेस्ट करने के लिए हम रिग्रेशन टेस्टिंग का यूज करते हैं। जब भी सॉफ्टवेयर हम करेक्ट करें, चाहे वो आप प्रोग्राम टेस्ट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं या डेटा कर रहे हैं, तो रिग्रेशन स्टेप ये होता है कि जो हमने ठीक किया उसके कारण कोई अनइंटेंडेड बिहेवियर या कोई और एडिशनल एरर्स नहीं आ गए। इसलिए ये रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए आप या तो जो टेस्ट केसेस है सारे दोबारा लगा सकते हैं, या जो सबसेट हैं इस टेस्ट केसेस के जो जरूरी हैं वो हम लगा सकते हैं। स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि डेली बिल्ड, ये कॉमन अप्रोच है डेली बिल्ड करने के लिए प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर को। इसमें टेस्टेबिलिटी चेक की जाती है, यानी कि पहले देखा जाता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टेबल है कि नहीं। स्मोक टेस्टिंग का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए कि हार्डवेयर में क्या होता था कि एक जैसे हार्डवेयर डिवाइस है, इसको हमने जैसे पावर में लगाया, अगर इसमें से धुआं निकल जाता है तो इसका मतलब ये कि टेस्टेबल नहीं है, पहले पता चल जाएगा कि इसकी आगे टेस्टिंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर इसमें धुआं नहीं निकलता है तो फिर हम आगे टेस्टिंग करेंगे।
तो स्मोक टेस्टिंग में कैसे होता है, सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको हम कोड में तब्दील करते हैं, और कोड जैसे बिल्ड होता है, जैसे बिल्ड मतलब एक बार जब कोड बन गया तो उसको हम बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हम जैसे जैसे बनेंगे उसके बाद हम उसको कोड में तब्दील करके बिल्ड करेंगे। इस बिल्ड में आपका डेटा फाइल होंगे, लाइब्रेरीज होंगी, रीयूजेबल मॉड्यूल होंगे, इंजीनियर कंपोनेंट होंगे जो भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट फंक्शन को। फिर हम टेस्ट केस डिजाइन करते हैं ताकि एरर्स निकल सके, दैट विल कीप द बिल्ड फ्रॉम प्रॉपर्ली परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन। अब ये बिल्ड आपने किया, यानी कि सॉफ्टवेयर को बिल्ड किया तो उसमें एरर नहीं आ रहा है, तो कोशिश ऐसे करेंगे कि टेस्ट इस तरीके से बनाएं कि ये प्रॉपर बिल्ड हो। कंबाइन करके जब हम, जैसे आपने अपने आईडी में देखा होगा कंपाइल रन होता है, तो उसमें बिल्ड करके भी ऑप्शन होता है। तो बिल्ड जो करते हैं यानी कि आपने बनाया, कंबाइन किया, फिर बिल्ड कर दिया। हमारा इंटेंट इसमें यह है कि जो शो स्टॉपर एरर है, जिसकी लाइक्लीहुड है सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम कर सकता है, वो हम इस तरीके से निकाल के लेके आए। जो मीन है, जो आपके सॉफ्टवेयर को शेड्यूल, जो उसका शेड्यूल अचीव करने से रोकेगा, हमारा मेन एम ये है कि हम शो स्टॉपर एरर को निकालें। फिर इस बिल्ड को फिर अदर दूसरे बिल्ड के साथ जोड़ेंगे और फिर पूरी तरीके से कंबाइन करके हम हर दिन इसका स्मोक टेस्ट करेंगे डेली। स्मोक टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि डेली बिल्ड, ध्यान दीजिएगा, स्मोक टेस्टिंग मतलब डेली बिल्ड। और जो इंटीग्रेशन मैं बता रहा हूँ, कंपोनेंट को जोड़ जोड़ के जो कर रहे हैं, बिल्ड बना रहे हैं, वो टॉप डाउन भी हो सकता है, बॉटम अप भी हो सकता है। इसे स्मोक टेस्टिंग करते हैं। तो मैकडॉनल्ड साहब ने कहा स्मोक टेस्टिंग के मुतालिक कि द स्मोक टेस्ट शुड एक्सरसाइज द एंटायर सिस्टम फ्रॉम एंड टू एंड। पूरे सिस्टम को एंड टू एंड आपको टेस्टिंग करनी है। ये एग्जॉस्टिव हो जरूरी नहीं है, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है वो जरूर निकल के आए, मेजर प्रॉब्लम निकल के आए। और स्मोक टेस्ट इतना थॉरो होना चाहिए, अगर वो बिल्ड को पास कर जाए, अगर वो बिल्ड को पास कर जाए तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि ठीक है साहब, अब ये बिल्ड को क्रॉस कर गया है, अब हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। मतलब बिल्ड होने का तात्पर्य है कि अब टेस्टिंग के लिए वो तैयार है। तो स्मोक टेस्टिंग काफी बेनिफिट हमको देती है जब ये खासतौर पे कॉम्प्लेक्स और टाइम क्रिटिकल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में लगाया जाए। एक तो ये है कि इंटीग्रेशन रिस्क इसमें कम हो जाता है, जो क्वालिटी है इन प्रोडक्ट की वो इंप्रूव हो जाती है, एरर डायग्नोसिस और करेक्शन ये हम काफी सिंप्लीफाई हो जाता है क्योंकि हम डेली बिल्ड कर रहे हैं। अब प्रोग्रेस, क्योंकि एक एक करके कंबाइन करके बिल्ड बनाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये टेस्टेबल है कि नहीं। तो प्रोग्राम का जो प्रोग्रेस है वो भी काफी अच्छे से हम असेस कर सकते हैं। अब हम आ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग पे। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं करेक्टनेस और कंसिस्टेंसी किसकी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग से पहले हम देखते हैं एनालिसिस और डिजाइन मॉडल की क्या करेक्टनेस है और कंसिस्टेंसी कितनी है। और अब हम जो कॉन्सेप्ट, जो यूनिट का कॉन्सेप्ट था, वो थोड़ा बढ़ जाता है। और इंटीग्रेशन, अब क्योंकि क्लासेस की बात हो रही है तो क्लासेस जो इंटीग्रेट होंगी और वो उनका जो इंटीग्रेशन है वो यूसेज सिनेरियो किस तरीके से यूज होंगी वो यहाँ पर देखना पड़ता है। और वैलिडेशन हम यूज कर सकते हैं, इसमें ब्लैक बॉक्स मेथड इसमें लगाएंगे। तो टेस्ट केस डिजाइन जो हम करते हैं ये उसी तरीके से करेंगे जैसे कन्वेंशनल मेथड हम यूज करते हैं, लेकिन उसमें स्पेशल फीचर्स आएंगे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को चेक करेंगे। तो क्लास टेस्टिंग एक तरीके से यूनिट टेस्टिंग है। यूनिट इसमें क्लास है हमारी, जैसे क्लास होती है, क्लास जैसे एबीसी है। इसके बाद एट्रीब्यूट होते हैं, इसमें फंक्शंस होते हैं जिस पे काम करते हैं ऐसे। तो ऑपरेशन, इसके अंदर जो फंक्शंस है उसको चेक किया जाता है। और साथ में जो अब क्लास का हमेशा बिहेवियर चेंज होता है। क्लास का मतलब ये है कि इसके अलग अलग फेज होते हैं, स्टेट होते हैं, उस स्टेट को देखना पड़ता है। तो 3 स्ट्रेटेजीज इसमें हम अपना सकते हैं अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें। तो एक थ्रेड बेस्ड टेस्टिंग है, यूज बेस्ड टेस्टिंग है, क्लस्टर बेस्ड टेस्टिंग। तो थ्रेड बेस्ड टेस्टिंग में हम इंटीग्रेट करेंगे क्लासेस को और वो क्लासेस को इंटीग्रेट करेंगे सिर्फ क्लासेस रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड टू वन इनपुट और इवेंट। तो वो क्लासेस होंगी जो एक किसी इनपुट या इवेंट को रिस्पॉन्ड करेंगे। यूज केस टेस्टिंग का मतलब है उन सेट ऑफ क्लासेस को लेंगे हम जो एक यूज केस को रिस्पॉन्ड करेंगे। यहाँ पर एक इनपुट या एक इवेंट, यहाँ ये यूज केस को। और क्लस्टर टेस्टिंग में हम उनको लेंगे वो सारे क्लासेस जो डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे किस तरीके से कोलैबोरेशन, आपस में क्या कोलैबोरेशन है। अब हम आते हैं वेब ऐप टेस्टिंग पे। सबसे पहले हम कंटेंट मॉडल देखते हैं ताकि एरर निकल सके, फिर इंटरफेस मॉडल देखते हैं ताकि सारे के सारे यूज केसेस अकोमोडेट हुए कि नहीं हुए। डिजाइन मॉडल देखते हैं, कोई भी नेविगेशन एरर है उसको पकड़ते हैं। यूजर इंटरफेस टेस्ट करते हैं ताकि कोई प्रेजेंटेशन या नेविगेशन मैकेनिक्स, तो या नेविगेशन यहाँ से वहाँ, वो एरर तो नहीं है। फिर हम फंक्शनल कंपोनेंट को भी यूनिट टेस्ट करते हैं। तो वेब ऐप टेस्टिंग में
नेविगेशन, क्योंकि असली काम तो वेब एप्लीकेशन में एक से दूसरे वेब पेज पे जाना होता है, तो नेविगेशन देखते हैं आर्किटेक्चर में, क्योंकि वेब ऐप कई तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है, अलग अलग एनवायरमेंट में भी काम करेगा, तो हमें हर एक कॉन्फ़िगरेशन में इसको टेस्ट करना पड़ता है। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप क्लाइंट सर्वर पे आ गया, अगर वेब पे यूज कर रहे हैं, इंटरनेट पे यूज कर रहे हैं, तो वहां तो और वल्नरेबिलिटी बढ़ गई। तो हमको देखना पड़ता है कि वल्नरेबिलिटी क्या है, कहाँ कहाँ से अटैक हो सकते हैं। फिर परफॉर्मेंस, क्योंकि ये क्लाइंट्स ऑर्डर पे चल रहा है, इंटरनेट कभी है, कभी स्लो है, कभी तेज है, कभी लोड ज्यादा है, तो परफॉर्मेंस टेस्ट करना है आपको। और सबसे बड़ी बात ये एंड यूजर्स के इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक साथ बहुत सारे यूजर इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो इसका जो यूजर का इंटरेक्शन है, इसके तहत हम कोशिश करते हैं कि कंटेंट नेविगेशन एरर, यूजेबिलिटी कंसर्न, कंपैटिबिलिटी कंसर्न और वेब ऐप की रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस को देखें। तो वैलिडेशन टेस्टिंग अगर हम देखें तो कौन कौन सी टाइप की होती है। वैलिडेशन में मेन 3 ये आ रही हैं। वैलिडेशन टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर वैलिडेशन ये किस तरीके से अचीव किया जाता है, हम चाहते हैं कि जो रिक्वायरमेंट से कन्फर्मिटी बने, जो रिक्वायरमेंट है उसको चीजें फॉलो है कि नहीं कर रही है, आपने जो भी बनाया वो रिक्वायरमेंट से ट्रेसेबल होना चाहिए। तो हम एक टेस्ट प्लान बनाते हैं जिसमें सारी जो टेस्ट हैं उनकी अलग अलग टेस्ट की क्लासेस बनाते हैं, फिर हम स्पेसिफिक टेस्ट लेते हैं और फंक्शनल रिक्वायरमेंट को चेक करते हैं, देखते हैं कि बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ठीक हुई है कि नहीं हुई है, कितना एक्यूरेटली और कितना प्रॉपर्ली प्रेजेंट किया गया है, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट देखते हैं, डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं वो देखते हैं, उसके बाद यूजेबिलिटी देखते हैं, और जैसे ट्रांसपोर्टेबिलिटी है, कंपेटेबिलिटी है, एरर रिकवरी है, मेंटेनेबिलिटी, इसको भी चेक करते हैं। ये सारा वैलिडेशन टेस्टिंग के परव्यू में आता है। अल्फा टेस्टिंग क्या होता है, आप समझिएगा कि आप डेवलपर हैं और ये यूजर है, तो ये साहब आपके पास आएंगे आपके डिपार्टमेंट में, और यहाँ पर दोनों मिलकर चेक करेंगे, यानी कि ये चेक कर रहे हैं और आप बैठे हुए हैं आपके एनवायरनमेंट में चेक कर रहे हैं, इसे कहते हैं लुकिंग ओवर द शोल्डर या ओवर द शोल्डर टेस्टिंग भी कहते हैं। तो इसे हम अल्फा टेस्टिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है, अब ये साहब यहाँ आके चेक करते हैं। बीटा टेस्टिंग का मतलब ये है कि आपने क्या किया कि ये यूजर को और आपके और कोई मित्र होंगे फ्रेंडली, उन सबको सॉफ्टवेयर दे दिया, तो ये अपने कॉन्फ़िगरेशन में अपने एनवायरनमेंट में इसको चेक कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को मतलब टेस्ट कर रहे हैं, इसे बीटा टेस्टिंग कहते हैं। तो सिस्टम टेस्टिंग में रिकवरी टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, सेंसिटिविटी टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग, ये सारी आपके किस में आती हैं, ये आपकी आती हैं सिस्टम टेस्टिंग में। मैंने कहा ना जो फाइनल टेस्टिंग होती है। रिकवरी मतलब ये है कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर एक रिकवर करता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो किस तरीके से वो गिरता है, रिकवर करता है। सिक्योरिटी टेस्टिंग का मतलब है क्या प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है और क्या इसको पेनिट्रेट किया जा सकता है। स्ट्रेस मतलब ये है कि अगर हमने क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी या वॉल्यूम बढ़ा दी तो कितना ज्यादा रिसोर्सेज इसको चाहिए। सेंसिटिविटी टेस्टिंग का मतलब ये होता है, ये थोड़ा वेरिएशन है स्ट्रेस टेस्टिंग का। इसमें क्या होता है, बहुत कम अगर रेंज का डेटा आप देते हैं उसके बावजूद भी बहुत जबरदस्त एरर आ जाता है, ये परफॉर्मेंस एकदम से डिग्रेड हो जाती है, यानी कि सेंसिटिव है, बहुत कम लेवल का डेटा देने पर भी सेंसिटिव हो जाता है। सेंसिटिविटी यानी बहुत ज्यादा एरर आ जाता है, इसे सेंसिटिविटी टेस्टिंग कहते हैं। फिर परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग का मतलब ये है कि जो हम इसमें टेस्ट करते हैं कि जो परफॉर्मेंस है एक बार जो वो एक्सेप्टेबल लेवल पे है कि नहीं इंटीग्रेटेड सिस्टम की। डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग का मतलब ये है कि जो रन टाइम परफॉर्मेंस है सॉफ्टवेयर का, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, वो रन टाइम में कैसे परफॉर्म करता है, उसको प्रॉपर डीएलएल मिल सकती है, मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और रन टाइम पे डिप्लॉयमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। फिर डिबगिंग में आते हैं। डिबगिंग एक डायग्नोस्टिक अप्रोच है। अगर टेस्टिंग सक्सेसफुल होगी तो डिबगिंग करते हैं, यानी कि कोई एरर आता है तो डिबगिंग का काम होता है उसको रिमूव करना। तो दो चीजें हो सकती हैं डिबगिंग प्रोसेस में, या तो कॉज मिल जाएगा उसको ठीक कर देंगे, या कॉज मिलेगा नहीं। तो डिबगिंग में हम क्या करते हैं कि हम टेस्ट केस जहां से हमने शुरुआत की तो रिजल्ट आते हैं। डिबगिंग में क्या हो सकता है कि हम जो कॉजेस आते हैं सस्पेक्टेड कॉजेस, उसमें एडिशनल टेस्ट करते हैं, या फिर आइडेंटिफाइड कॉजेस है उसको करेक्ट कर लेते हैं, फिर से दोबारा रिग्रेशन टेस्ट कर लेते हैं। तो बग्स का अलग अलग लेवल होता है, बग माइल्ड भी हो सकते हैं, बग इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं, कैटास्ट्रॉफिक तक जाते हैं। तो अलग अलग टाइप के बग की कैटेगरी है, फंक्शन रिलेटेड बग है, सिस्टम रिलेटेड बग है, डेटा बग है, कोडिंग बग है, डिजाइन बग है, डॉक्यूमेंटेशन बग है, स्टैंडर्ड वॉल्यूशन बग है। तो ये अलग अलग बग्स है। देखिए कहाँ पर आपको रहना है, इस लेवल तक बिल्कुल नहीं पहुंचना है, इन सब लेवल तक यहीं तक रहिए तो ज्यादा बेहतर है। डिबगिंग की टेक्निक्स है ब्रूट फोर्स टेस्टिंग, बैक ट्रैकिंग, इंडक्शन और डिडक्शन, ये 4 टेक्निक है। तो आप करेक्ट कैसे करेंगे एरर को? एरर को करेक्ट करेंगे यानी कि जो कॉज है बग का वो रिप्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है किसी और प्रोग्राम में। जो नया बग है माइट बी इंट्रोड्यूस, यानी कि हम नया बग लेके आ गए अगर हमने पुराने को ठीक किया, और सबसे पहली बात है कि हम इसको ये बग हो ही ना उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये तीनों चीजें करेक्टिंग में आती हैं। तो फाइनल थॉट ये है कि
पहले सोचिए बिफोर यू एक्ट। कोशिश करिए कि टूल्स अगर आपके पास ऑटोमेटेड है उसको यूज करिए। अगर कोई दिक्कत है तो पीयर या कलीग या लोगों से मदद लीजिए, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे मदद लीजिए। और जब एक बार बग को ठीक कर लिया तो रिग्रेशन जरूर टेस्टिंग कर लीजिए। बग ठीक करने के बाद हमको ये भी देखना पड़ता है कि बग ने और भी एरर तो नहीं पैदा कर दी है। तो ये हमने बात की टेस्टिंग स्ट्रेटेजी की। अब हम अलग अलग लेवल पे टेस्टिंग देखेंगे, अलग अलग जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वेब ऐप है या कन्वेंशनल, उनका अलग अलग देखेंगे। बहुत शुक्रिया।